ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द फर्स्ट वीडियो कॉमर्स में जो बेसिक अकाउंटिंग होती है, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ड्स कॉमर्स में यूज किए जाते हैं, सबसे पहले आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, तब तक आप कॉमर्स सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज्यादा बात किए बिना आइए शुरू करते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहला वर्ड है कि व्यापार, जिसे अंग्रेजी में बिजनेस कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ऐसा कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापारी के द्वारा किया जाता हो और वह कानून की नजर में वैध हो, व्यापार कहलाता है या बिजनेस कहलाता है। ऐसा कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता हो और कानून की नजर में वैध हो, उसे हम व्यापार कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बिजनेसमैन या व्यापारी। बेटा बच्चों, ये वो व्यक्ति होता है जो अपने व्यापार की देखरेख करता है, अपने व्यापार का संचालन करता है, और लाभ हो तो स्वयं रखता है, हानि हो तो स्वयं ही वहन करता है। उस व्यक्ति को हम व्यापारी कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। पूंजी का मतलब होता है कि जो भी व्यापारी जिन जिन वस्तुओं के साथ व्यापार को प्रारंभ करता है, वह सब उसकी पूंजी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यापारी ने 1 लाख रुपए का कैश, 1 लाख रुपए का फर्नीचर और 1 लाख रुपए के स्टॉक के साथ अगर व्यापार को प्रारंभ किया, तो ये कुल मिलाकर 3 लाख रुपए उसकी पूंजी या कैपिटल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ड्राइंग्स, जिसको हिंदी में आहरण या निजी खर्च कहते हैं। तो आहरण या निजी खर्च का अर्थ होता है यदि कोई भी व्यापारी अपने स्वयं के व्यापार से, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए यदि माल या रुपए निकालता है, तो वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। क्योंकि व्यापारी कहां जाएगा? मान लीजिए उसकी किराने की दुकान है, तो किराने का सामान वो बाहर से नहीं लेगा। बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, तो कहां से पैसा लाएगा? अपनी आयरन सेफ या तिजोरी में से ही निकालेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यापारी अपने स्वयं के व्यापार से यदि किसी चीज को लेता है या उसका उपयोग करता है, तो वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, जिसका नाम है एसेट्स। एसेट्स को बेटा हिंदी में संपत्ति कहा जाता है। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले संपत्ति का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो वो सारी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं, वे सारी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं या व्यापार को चलाने के लिए किसी न किसी रूप में सहायता करती हैं, तो वो सब व्यापार की संपत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सर ये बताइए कि व्यापार को चलाने में कौन कौन सी चीजें सहायता करेंगी? आप बताइए, क्या कैश यानी नगद रुपए के बिना हम व्यापार को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अगर व्यापार में कोई बिल्डिंग ना हो तो व्यापार चलेगा? नहीं चलेगा। अगर व्यापार में माल या स्टॉक नहीं हो तो क्या व्यापार चलेगा? व्यापार में यदि फर्नीचर नहीं हो तो क्या हम व्यापार को चला पाएंगे? तो ये सारी चीजें व्यापार को चलाने में सहायता करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई मेडिकल की शॉप है, कोई दवाई की दुकान है, तो वहां बेची तो दवाई जाती है, लेकिन दवाई को बेचने के लिए एक शॉप यानी बिल्डिंग होना चाहिए। उस बिल्डिंग में फर्नीचर होना चाहिए, वहां पर एसी लगा होना चाहिए, पंखा लगा होना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप हिसाब किताब जोड़ने के लिए होना चाहिए। अब मेडिकल की शॉप में आप कंप्यूटर तो नहीं बेचते, मेडिकल की शॉप में आप बिल्डिंग तो नहीं बेचते, मेडिकल की शॉप में आप फर्नीचर तो नहीं बेचते, लेकिन क्या इनके बिना दवाई की दुकान में दवाइयां बेची जा सकती हैं? भाई दवाई की दुकान हम सड़क पर रख के तो बेचेंगे नहीं दवाइयों को, तो उसके लिए इन सब चीजों का होना जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजें
दवाइयां बेचने में सहायता करती है। तो वे सारी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं या व्यापार को चलाने में सहायता करती हैं किसी भी रूप में, वो सब व्यापार की संपत्ति कहलाती हैं। और डिफरेंट प्रकार की, विभिन्न प्रकार की संपत्तियां या डिफरेंट प्रकार की एसेट्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो एसेट्स हैं इन्हीं को मैं समझा रहा हूं। तो उन संपत्तियों में पहली संपत्ति है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट का मतलब स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्तियां जो व्यापार के प्रारंभ से लगाकर अंत तक बनी रहे। अब सर, व्यापार के प्रारंभ से लगाकर अंत तक कौन सी संपत्तियां रहती हैं? तो जो भूमि यानी जमीन, लैंड आप परचेस करते हैं, जो बिल्डिंग या भवन आपके पास होता है, जो फर्नीचर आपके पास होता है, ये सदैव शुरू से लगा के आखिर तक हमारे बिजनेस में रहता है। तो ये प्रारंभ से अंत तक बनी रहने वाली संपत्तियां हैं। तो ऐसी संपत्ति को हम स्थायी संपत्ति या फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला है करंट एसेट्स। जिस करंट एसेट्स को हम कहेंगे चालू संपत्ति। तो सर, चालू संपत्ति या करंट एसेट्स क्या होती है? तो संपत्ति तो है, लेकिन शब्द मैंने बोला चालू संपत्ति। तो ऐसी संपत्तियां जिनको 1 वर्ष के अंदर अंदर हम नगद में परिवर्तित कर लें। ऐसी संपत्तियां जो 1 साल के अंदर नगद में बदल जाए, उनको हम चालू संपत्ति कहते हैं। विद इन 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो करंट एसेट्स या चालू संपत्ति है। बताइए सर कैसे? आप बताइए, जो स्टॉक रखा हुआ है माल का, उस माल को हम बेचेंगे कि नहीं? तो स्टॉक हमारी संपत्ति होती है, जैसे ही बेचेंगे वो नगद में बदल जाएगी। जितने भी हमारे डेटर्स या देनदार हैं, मींस जिनसे हमको पैसे लेने हैं, हम क्या उनको छोड़ेंगे? 1 साल के अंदर उनसे पैसा वसूल कर लेंगे। तो वो जो डेटर्स संपत्ति के रूप में है, जैसे ही हम उनके पास जाएंगे वो हमें कैश दे देंगे। तो हमारे डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो गए। स्टॉक को बेचेंगे तो स्टॉक हमारा कैश में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ऐसी संपत्तियां जो 1 साल के भीतर हम नगद में बदल लें, उनको हम चालू संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है तरल संपत्ति। तो तरल संपत्ति या लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसको शीघ्र, अतिशीघ्र हम कैश में कन्वर्ट कर लें या नगद में बदल लें। जैसे कैश अपने आप में लिक्विड एसेट्स है। बैंक डिपॉजिट, तो बैंक में हमारा जितना पैसा है, जरूरत पड़ेगी तुरंत जाकर बैंक से हम निकाल लेंगे। इसके अलावा हमारा स्टॉक जैसे ही हम बेचेंगे नगद में बदल जाएगा। तो ऐसी संपत्तियां जिनको शीघ्र, अतिशीघ्र आवश्यकता पड़ने पर हम नगद में बदल सकें, उनको हम तरल संपत्ति या लिक्विड एसेट्स कहते हैं। 3 एसेट्स हो चुकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है मूर्त संपत्ति। कैसी संपत्ति? मूर्त संपत्ति। और दूसरी होती इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्ति। अब सर ये बता दीजिए कि मूर्त और अमूर्त संपत्ति क्या है? मूर्त संपत्ति जिसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, अर्थात जिसको हम टच कर सके, जिसको हम छू सके, वो मूर्त संपत्ति होती है। जैसे भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट है, इन सबको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसका मतलब ये मूर्त संपत्तियां हैं। और ऐसी संपत्ति जिसको हम छू नहीं सकते, जो अदृश्य होती है, उसको हम कहते हैं अमूर्त संपत्ति या इंटेंजिबल एसेट्स। केवल शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत लंबा टॉपिक है कि सर फिर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? ऐसी कौन सी संपत्तियां जो अदृश्य होती हैं? उसे गुडविल कहते हैं, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं, उसे पेटेंट कहते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, जब आएगा तो आपको जरूर समझाऊंगा कि ये कैसे अदृश्य होते हैं। देखिए बेटा, अभी छोटा वीडियो बना रहा हूं, शॉर्टकट कुछ नहीं होता और किस्मत से भी कुछ नहीं होता। आप सोचे कि किस्मत से सब कुछ मिल जाएगा, हमको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि किस्मत आपको सिर्फ मौका देती है। किस्मत आपको सिर्फ मौका देती है, लेकिन आपकी मेहनत, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत सारी दुनिया को चौंका देती है।
तो दुनिया को चौंकाने का काम कीजिए, किस्मत के भरोसे पर मत रहिए, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो कि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ऐसा भी तो किस्मत में लिखा हो सकता है। इसलिए किस्मत के भरोसे ना रहकर केवल पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं बेटा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में कहा जाता है दायित्व। मींस वो सारी चीजें जो किसी व्यापार को अपने स्वामियों के प्रति चुकानी हो, वो सारी चीजें जो किसी व्यापार को अपने स्वामियों के प्रति चुकानी हो, देनी हो या लौटानी हो, वो सब व्यापार के दायित्व कहलाते हैं। जैसे हमने किसी बैंक से लोन लिया, चुकाना होगा कि नहीं, किसी से माल उधार लिया, वापस लौटाना होगा कि नहीं पैसा उसका, यदि किसी से पैसा उधार लिया है उसका पैसा हमको वापस करना होगा। तो जो कुछ भी हमें वापस करना पड़े भविष्य में, या जो कुछ भी हमको लौटाना पड़े, वो सब व्यापार के दायित्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं आगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहा जाता है व्यय या खर्च। व्यय या खर्च। तो खर्च, जो व्यापार में जो कुछ भी खर्च होते हैं उसे तो खर्च ही बोलते हैं, लेकिन ये भी दो तरह के हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूंजीगत व्यय। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं आगमगत व्यय। अब सर ये समझाइए कि पूंजीगत व्यय क्या होते हैं और आगमगत व्यय क्या होते हैं। ये इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, लेकिन इस वीडियो में कहां आपको कमी लगती है, क्या मुझे और धीरे पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब तक आप लंबे वीडियो नहीं देखेंगे, आराम से शांति से किसी बात को नहीं सुनेंगे, तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। फिर भी मेरी कोशिश है कि छोटे छोटे वीडियो ही बने। आइए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्चे, पूंजीगत व्यय के बारे में बताता हूं। ऐसे व्यय या ऐसे खर्चे जिनको करने से बहुत लंबे समय तक हमको इनकम मिलती रहे, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसे व्यय या ऐसे खर्च जिनको हम आज करें और भविष्य में बहुत लंबे समय तक हमको लाभ मिलता रहे, इस प्रकार के खर्चे पूंजीगत खर्च कहलाते हैं। ये भी बड़ा लंबा टॉपिक है। आपने जो खर्च किया, मन में प्रश्न कीजिए, क्या इससे हमारे व्यापार की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि हुई है? क्या हमारी इनकम बढ़ी है? यदि उत्तर हाँ आता है तो मान लीजिए ये पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टॉकीज में 200 सीट्स हैं तो 200 ही लोग बैठकर मूवी देख पाएंगे, लेकिन अगर उस टॉकीज में 50 सीटें और बढ़ा दें तो आप बताइए 250 लोग बैठेंगे कि नहीं? तो आपकी लाभार्जन क्षमता में वृद्धि हो गई। पहले 200 टिकट बिकते थे, अब 250 टिकट बिकेंगे, इसका मतलब लाभार्जन क्षमता में वृद्धि हुई। तो यदि आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है हाँ, लाभार्जन क्षमता में वृद्धि हुई है, तो ये जो खर्चा है इसे हम पूंजीगत खर्च, पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आगमगत व्यय। तो आगमगत व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे व्यय होते हैं जो हमारी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। डेली रूटीन में जो खर्च होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आगमगत व्यय कहते हैं। जैसे आपने जो आपके कस्टमर आए उनके लिए चाय मंगाई, उनके लिए रिफ्रेशमेंट आपने नाश्ता मंगा लिया, कागज मंगा लिया, कार्बन मंगा लिया, पेन मंगा लिया, पेंसिल मंगा लिया, तो इस तरह के खर्चे आपके आगमगत खर्च होंगे, क्योंकि ये आपकी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड्स, जिसको हिंदी में माल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? माल। याद रखिएगा, गुड्स या माल का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर माल हम केवल उसको मानते हैं जिसे हमने पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया हो। माल किसे मानते हैं? जिसे हमने पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया हो, अर्थात हमने केवल इसलिए खरीदा हो कि उसे बेचना हो। तो जो खरीदा और बेचा जाता हो, केवल माल उसी को मानते हैं। अगर कोई कपड़े की दुकान है तो वहां पर माल या गुड्स केवल कपड़ा ही होगा। अगर आपने कंप्यूटर खरीदा
तो वो माल नहीं होगा। आपने फर्नीचर बनवाया, वो आपके लिए माल नहीं होगा, क्योंकि ना तो आप कंप्यूटर बेचते हैं ना ही आप फर्नीचर बेचते हैं। तो कपड़े की दुकान में माल क्या होगा? कपड़ा। दवाइयों की दुकान में माल क्या होगा? केवल दवाइयां। मिठाई की दुकान में माल या गुड्स किसे कहेंगे? केवल मिठाइयों को। तो जहां पर किसी भी वस्तु को बेचने के लिए खरीदा जाए उसे ही माल या गुड्स कहेंगे। अब नेक्स्ट भाग में आपका बनाने जा रहा हूं, तब तक के लिए आप इनको रिपीट कीजिए। बहुत जल्द आपको इसी का सेकंड पार्ट मिलेगा, क्योंकि शब्दावली बहुत बड़ी है। जय हिंद, जय भारत।